हमारे पेरेंट्स ना हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही चाहते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो उनका एडवाइस ना कई बार एक अलग दौर से आता है। जो चीजें 20-30 इयर्स पहले काम करती थी वो आज आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ना नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में हम उन 10 कॉमन मनी मिथ्स को डिस्कस करेंगे जो अक्सर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, और समझेंगे कि इन्हें बिना सोचे समझे फॉलो करना कैसे आपको फाइनेंशियल डैमेज दे सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप ना स्मार्ट और फ्यूचर रेडी फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, एक फॉर्मर बैंकर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। स्वागत है आपका द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग में। अब समय आ गया है पुरानी मनी मिथ्स को अलविदा कहने का और असली वेल्थ बिल्डिंग विजडम को अपनाने का। सो नंबर 1, बेटा जमीन में इन्वेस्ट करो, जमीन के दाम हमेशा बढ़ते ही है। ये एडवाइस ना 1980s और 1990s में काफी सही थी, जब अर्बनाइजेशन अपने पीक पर था और जमीन आसानी से मिल जाती थी। लेकिन आज के इंडिया में जमीन हमेशा वेल्थ बनाने वाला एसेट नहीं है। NHB रेसिडेक्स डेटा के मुताबिक टियर 1 सिटीज जैसे मुंबई और दिल्ली में 2015 से 2020 के बीच लैंड प्राइसेस या तो स्टैग्नेंट रहे या नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। फॉर एग्जाम्पल, नोएडा और फरीदाबाद जैसे एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइसेस में बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और लीगल कंप्लायंस जैसे खर्चे बढ़ गए। म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी के मुकाबले जमीन एक इलिक्विड एसेट है, इसमें पैसा निकालना मुश्किल होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है और कई बार क्लियर टाइटल भी नहीं होता, खासकर रूरल या अंडर डेवलप्ड एरिया में। कुछ रीजन्स में तो प्राइसेस 10 साल तक भी स्टैग्नेंट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रॉ लैंड से कोई रेंटल इनकम नहीं मिलती, जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट या रिट्स से मिल सकती है। और इसीलिए जमीन के दाम तो हमेशा बढ़ते ही है। ये सोच के बिना सोचे इन्वेस्ट करना आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जमीन में अंधाधुंध इन्वेस्ट करने के बजाय आप म्यूचुअल फंड्स, रिट्स और इक्विटी जैसे डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कीजिए, जहां लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और इन्फ्लेशन बीटिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलते हैं। सेकंड गलत एडवाइस, कैश में सब कुछ खरीदो। EMI एक ट्रैप है। क्या डेट से बचना समझदारी है? हाँ बिल्कुल, लेकिन बड़े परचेजेस के लिए हमेशा कैश यूज करना आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकता है। मान लीजिए आप 20 लाख कैश से कार या घर ले लेते हैं, तो वो पैसा लॉक हो गया जो इन्वेस्ट हो सकता था। अगर वही 20 लाख आप एक म्यूचुअल फंड SIP में लगाते हो जिसका एवरेज रिटर्न 12% है, तो 10 साल में ये पैसा 62 लाख बन सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। वहीं अगर आप 8.5% इंटरेस्ट पर 10 साल का होम लोन लेते हो तो आपकी EMI लगभग 24,800 रुपीज पर मंथ होगी। टोटल रीपेमेंट 30 लाख रुपीज के आसपास। टैक्स बेनिफिट जैसे सेक्शन 24 और 80C को इंक्लूड करें तो आपका नेट गेन फिर भी पॉजिटिव ही होगा। ये समझना जरूरी है कि अच्छी EMI जैसे घर, एजुकेशन आपकी वेल्थ बिल्ड करने में मदद करती है। क्रेडिट से कम्प्लीटली बचने के बजाय उसे ना स्मार्टली यूज करना सीखिए। डेप्रिशिएटिंग एसेट्स जैसे गैजेट्स, लग्जरी आइटम्स के लिए EMI से बचिए, लेकिन जहाँ लेवरेज मिलता है वहाँ वाइजली यूज कीजिए। तीसरी गलत एडवाइस, पैसों के बारे में बात मत करो, ये बदतमीजी है। बहुत से इंडियन हाउस होल्ड में पैसों की बात टैबू मानी जाती है, खासकर बच्चों के सामने। इसका रिजल्ट फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी और एडल्टहुड में गलत मनी हैबिट्स। सेबी के 2023 सर्वे के मुताबिक 75% से ज्यादा इंडियन एडल्ट्स के पास बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं है। जब पैसों पर खुलकर बात नहीं होती तो बचपन से ही बजटिंग, सेविंग, क्रेडिट या इन्वेस्टिंग का ज्ञान नहीं मिलता। ये कल्चर जिसमें पैसों की बात को ग्रीड या एरोगेंस से जोड़ा जाता है, अब बदलने का समय आ गया है। तो सोल्यूशन क्या है? बच्चों को ना उनकी एज के हिसाब से फाइनेंशियल डिस्कशंस में शामिल करें। उन्हें बजट बनाना, सेविंग गोल्स बनाना सिखाइए। पिगी बैंक्स, एप्स या गेम्स का यूज करके लर्निंग को फन बनाइए। स्कूल और पेरेंट्स दोनों मिलकर ही एक फाइनेंशियल अवेयर जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं, जहां पैसों की बात नॉर्मल हो, शेमफुल नहीं। लेकिन अगर आप अपने मनी मैनेजमेंट को लेकर सीरियस है और एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने गोल्स जैसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट प्लानिंग, फैमिली वेकेशंस, कार खरीदना, घर की डाउन पेमेंट और बच्चों की हायर एजुकेशन अचीव कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। बैड एडवाइस नंबर 4, इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने के लिए होता है। ये एक गलत सोच है। बहुत लोग इंडिया में इंश्योरेंस सिर्फ सेक्शन 80C के टैक्स बेनिफिट के लिए लेते हैं, बिना ये समझे कि इसका असली पर्पस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। IRDAI के 2022 डेटा के मुताबिक 75% से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ट्रेडिशनल प्लान होती है, जिनमें रिटर्न्स बस 4%, 6% होता है और कवरेज
कवरेज भी काफी कम, जैसे ना 10 लाख रुपीस का एंडोमेंट प्लान ले लीजिए, कम कवरेज देता है, जबकि वही प्रीमियम आपको 1 करोड़ रुपीस का टर्म प्लान दे सकता है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करने से दोनों गोल्स डाइल्यूट हो जाते हैं। सोल्यूशन क्या है? प्रोटेक्शन के लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ का यूज कीजिए। नीड को प्रायोरिटी दीजिए, टैक्स डिडक्शन को नहीं। बैड एडवाइस नंबर 5, गवर्नमेंट जॉब सबसे सेफ होती है। आज के जमाने में ये आधा सच है। कई डिकेड्स तक गवर्नमेंट जॉब को पेरेंट्स ने एक ड्रीम करियर माना, स्टेबल इनकम, पेंशन और जॉब सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर्स ने एक्सप्लोजन किया, जहां सैलरीज ज्यादा है, लर्निंग काफी तेज है और एक्सपोजर ग्लोबल लेवल का है। CMIE के 2023 रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट MNCs में सैलरी सिमिलर गवर्नमेंट जॉब से 2.5x ज्यादा होती है और 2024 के बाद कई गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन बंद हो चुकी है। NPS आने के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक टैलेंटेड ग्रेजुएट अगर 40,000 रुपीज पर मंथ की गवर्नमेंट जॉब चूज करता है इंस्टेड ऑफ 10 लाख रुपीज पर एनम का टेक जॉब, तो 10 साल में 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है। बोनसेस और इक्विटी को तो छोड़िए, सोल्यूशन सेफ्टी के पीछे भागने की बजाय स्किल्स डेवलप कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्मार्ट बनिए और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कीजिए। आज की दुनिया में एडेप्टेबिलिटी ही असली सिक्योरिटी है, सिर्फ नौकरी नहीं। नंबर 6, जल्दी से घर ले लो, लेकिन आज के इंडिया में एक रिस्की डिसीजन हो सकता है ये। पहले के जमाने में ना घर लेना एक सफलता का सिंबल माना जाता था। तब रियल एस्टेट सस्ता था, EMI मैनेजेबल थी और रेंट रिटर्न्स ठीक ठाक मिलते थे। लेकिन आज का सिनेरियो काफी अलग है। NHB रेजिडेक्स के अकॉर्डिंग 2003 से 2013 के बीच मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज में प्रॉपर्टी के दाम 250% तक बढ़े। इस बूम के बाद लोगों को लगने लगा कि प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन 2014 के बाद से मार्केट काफी हद तक स्टैग्नेंट है। 9 फ्रैंक की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइसेस सिर्फ 1%, 2% CAGR से बढ़े हैं, जो इन्फ्लेशन से भी कम है। होम लोन लेने पर मंथली EMI का 40-50% EMI में चला जाता है, जिससे लिक्विडिटी और इन्वेस्टिंग कैपेसिटी दोनों पर प्रेशर पड़ता है और ऊपर से स्टैम्प ड्यूटी, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और इंटरेस्ट सब मिलाकर घर का एक्चुअल कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाता है। सोल्यूशन, जल्दी में घर खरीदने के बजाय अफोर्डेबल रेंट पर रहिए और जो पैसा बच रहा है उसे म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। जब आप फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से रेडी हो तभी घर खरीदने का डिसीजन लीजिए, ना कि प्रेशर में। बैड एडवाइस नंबर 7, गोल्ड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एक पुराना मिथ जो अब बदलना चाहिए। इंडिया में गोल्ड का इमोशनल और कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसे सेफ एसेट माना जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड ने हमेशा अच्छा रिटर्न नहीं दिया। 2004 से 2024 के बीच गोल्ड ने अप्रोक्सीमेटली 9% CAGR दिया है और वो भी मेनली क्राइसिस के टाइम पे, जैसे 2008 या 2020। इसके मुकाबले निफ्टी 50 इंडेक्स ने 12% से 13% का CAGR दिया है, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी बेटर है। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस, लॉकर, स्टोरेज कॉस्ट और कोई पैसिव इनकम नहीं मिलती, जबकि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक से डिविडेंड्स या ग्रोथ दोनों मिलता है। 2013 से 2018 के बीच गोल्ड का रिटर्न लगभग फ्लैट था, जबकि इक्विटीज ने जबरदस्त कंपाउंडिंग दिखाई दी। इससे पता चलता है कि गोल्ड भी वॉलेटाइल हो सकता है और कभी कभी रियल रिटर्न्स कम देता है। सोल्यूशन क्या है? गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा ना रखे, सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन या हेजिंग के लिए यूज करे। गोल्ड ETFs को प्रेफर करे, ये टैक्स एफिशिएंट होते हैं और सेफ भी, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज में फोकस रखे। बैड एडवाइस नंबर 8, फिक्स्ड डिपॉजिट सेफ है और बेस्ट सेविंग ऑप्शन है। एक महंगा कंफर्ट जोन। FDs ना लोगों को सेफ लगता है, लेकिन ये हमेशा आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं देता, खासकर अगर आप 20%, 30% टैक्स स्लैब में है। मान लीजिए एक FD 6.5% इंटरेस्ट दे रहा है, टैक्स के बाद आपको सिर्फ 5% मिलता है, जबकि एवरेज इन्फ्लेशन 6 to 7% होता है। ये रियल वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ओवर रिलायंस ऑन FD आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकता है। बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या है? लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट होते हैं। नंबर 2, आर्बिट्राज फंड्स लो रिस्क होते हैं, लेकिन इक्विटी जैसा टैक्स मिलता है। 6 to 12 मंथ्स के लिए आइडल होते हैं। नंबर 3, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, थोड़ा मॉडरेट रिस्क के साथ हायर रिटर्न का पोटेंशियल होता है इनमें। नंबर 9, अपनी सेविंग्स स्पाउस या पेरेंट्स के नाम पे डाल दो, ज्यादा सेफ रहता है। आज के जमाने में ये एक रिस्की ट्रेडिशन है। कई इंडियन पेरेंट्स ये सलाह देते हैं कि अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स किसी ट्रस्टेबल फैमिली मेंबर जैसे स्पाउस या पेरेंट्स के नाम पे रखो। वो सोचते हैं कि इससे प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन ये सलाह कई बार उल्टा पड़ जाता है। जैसे रोहित, एक इंजीनियर पुणे से, उसने ना 25 लाख रुपीस की FD अपनी माँ
के नाम पर बनाई। माँ के अचानक देहांत के बाद नॉमिनी ना होने के कारण पूरा पैसा क्लेम करने में 1 साल से भी ज्यादा लग गया। एक और केस में नेहा ने अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अपने हस्बैंड के नाम पर किया था। जब उनका डिवोर्स हुआ तो उसने अपने खुद के पैसों पर कंट्रोल को खो दिया। फैमिली डिस्प्यूट्स, सडन डेथ या लीगल कंप्लायंसेस के कारण ऐसे डिसीजंस आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डेंजर में डाल सकते हैं। ऊपर से ना टैक्स कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकम उस इंसान के नाम पे काउंट होती है जिसके नाम पे एसेट है। सोल्यूशन, बड़े एसेट्स हमेशा अपने खुद के नाम पे रखिए और प्रॉपर नॉमिनेशन के साथ रिटर्न विल भी रेडी रखिए। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट कीजिए और ओनरशिप में क्लैरिटी रखिए। लास्ट पॉइंट एंड बैड एडवाइस नंबर 10, अपने स्पाउस के साथ फुल फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर मत करो। थोड़ा कंट्रोल रखना बेटर होता है। ये ना आउटडेटेड एडवाइस आज भी कई इंडियन हाउस होल्ड में चलता है, खासकर मेन के बीच जो सोचते हैं कि फाइनेंशियल सीक्रेसी से उनका कंट्रोल बना रहता है। जैसे रमेश, 40 साल का जयपुर का रेजिडेंट, अपने घर का सारा फाइनेंसेस खुद ही संभालता था। अपनी वाइफ मीना को कभी इन्वेस्टमेंट, लोन, इंश्योरेंस या EMI के बारे में नहीं बताया। जब रमेश अचानक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मीना के पास ना एक्सेस था, ना नॉलेज, ना पासवर्ड, ना पैसा। ऐसे सीक्रेट से ट्रस्ट कम होता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है और स्पाउस वेनरेबल हो जाता है। कई विडोज को अपने पति की डेथ के बाद ये तक नहीं पता होता कि पैसा कहाँ रखा है। 2021 की DSP म्यूचुअल फंड सर्वे के मुताबिक 70% से ज्यादा इंडियन वुमेन को हाउस होल्ड फाइनेंसेस की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती। सोल्यूशन क्या है? कपल्स जैसे अमित और प्रिया जो फाइनेंशियल गोल्स को मिलकर प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, उनका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होता है और डिसीजन मेकिंग भी स्मार्ट। लाइफ के अनसर्टेन मोमेंट्स में ये ट्रांसपेरेंसी काफी काम आती है। तो ये थे 10 कॉमन फाइनेंशियल एडवाइस जो हमने अपने पेरेंट्स से बार बार सुने हैं, लेकिन सच ये है कि जो उनके टाइम पे काम करता था जरूरी नहीं कि आज भी करे। आज का जमाना बदल चुका है, इकोनॉमी इवॉल्व हो चुकी है और हमें भी अपनी मनी माइंडसेट बदलनी ही पड़ेगी। आउटडेटेड एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करने से आपके गोल्स डिले हो सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन लिमिटेड हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ सकता है, और इसीलिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मैंने ना कई लोगों की हेल्प की है उनकी गलत मनी हैबिट्स को अनलर्न करने में और एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाने में जो उनके रियल लाइफ गोल्स के साथ अलाइन करता हो, चाहे वो अर्ली रिटायरमेंट हो, घर लेना हो, बच्चों की एजुकेशन या डेट फ्री बनना हो। अगर आप भी गेस करना बंद करके प्लान करना शुरू करना चाहते हैं तो पहला स्टेप लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए या विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। अपने फ्यूचर के लिए एक क्लियर, रियलिस्टिक और इफेक्टिव प्लान बनाइए जो आज के जमाने में वर्क करता हो। सिर्फ सेव मत कीजिए, वेल्थ बिल्ड कीजिए स्मार्ट तरीके से। मैं हूं भाविन, आप देख रहे थे द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। अगली बार तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड।